स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एटॉमिक मॉडल पर एटम्स चैप्टर के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा पूछा है। तो आयनन ऊर्जा की हम आपको परिभाषा बताते हैं कि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में उपस्थित है, ठीक है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दी जाए, उतनी ऊर्जा दी जाए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा शून्य हो जाए। ठीक है, तो जितनी आवश्यक ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, लिख भी दे रहे हैं, देखिएगा। पहले का उत्तर लिख रहे हैं कि किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा जिससे उसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। थोड़ी टेक्निकल भाषा है कि कुल ऊर्जा शून्य हो जाए तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है और ये n बराबर 1 है, पहली कक्षा है। तो इस समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहली कक्षा में कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी ऊर्जा दे दें कि इसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाए? कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए हमको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी। तो आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन परमाणु ही था पर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में था। तो दूसरी कक्षा में अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो इसके वैल्यू की और परिभाषा की बात हुई, पर हम क्या समझते हैं आयनन ऊर्जा से? देखिए, आप ये जान रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लिए हुए हैं तो वो ऊर्जा स्तर में सबसे नीचे n बराबर 1 पर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ये n बराबर इनफाइनाइट पर चला जाएगा, n बराबर इनफाइनाइट पर चला जाएगा और n बराबर इनफाइनाइट पे जाने पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? शून्य। यहाँ ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है इसका मतलब नाभिक से इसका कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है प्रभावी रूप से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु आयनित अवस्था में हो गया। ठीक है, परमाणु की आयनित अवस्था। ठीक, तो होपफुली आपको आयनन ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम एक दो पॉइंट और देखते हैं। ठीक, आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक विभव को ही हम आयनन विभव कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आयनन विभव क्या होता है? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आवश्यक आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है, आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक विभव को आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी आयनन ऊर्जा होती है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आयनन विभव मिल जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू वी, जहां V क्या होगा? विभव होगा, Q उसका चार्ज होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए यही हो जाएगा EV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए यही चीज क्या हो जाएगी? E इंटू वी। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V
विभव। यही विभव क्या कहलाएगा? आयनन विभव। जब ये ऊर्जा क्या हो जाएगी? आयनन ऊर्जा। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन ऊर्जा कितनी है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू EV। देखिए E से V कट जाएगा, यहाँ वोल्ट आ जाएगा, यहाँ V आ जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू 13.6 वोल्ट। समझ में आ रहा है? आप देखिए जब भी आपसे पूछेगा कि आयनन विभव कितना होगा, तो आयनन ऊर्जा निकाल लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नॉर्मली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम मिल जाएगी, उतने वोल्ट में मिल जाएगी। तो प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होगी, तो आप कहेंगे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव कितना होगा, तो आप बोलेंगे 13.6 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए आयनन विभव के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो 15-16 में पूछा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो निकालने का हम आपको तरीका बता दिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप परिभाषा लिखेंगे और आयनन ऊर्जा सीधे सीधे निकाल सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि जब भी आपसे पूछेगा बोर एटॉमिक मॉडल, तो आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के सदृश परमाणुओं के लिए पूछेगा जिनके बाहरी कोश में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ऐसे परमाणु कौन कौन से होंगे? जैसे हीलियम आयन He+। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, एक निकाल देंगे तो एक बचेगा, तो हीलियम के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक, अगला क्या पूछ सकता है? अगला आपसे लिथियम प्लस पूछ सकता है, जैसे He+ पूछ सकता है, या Li2+ पूछ सकता है, या सीधे हाइड्रोजन पूछ सकता है। इन तीनों के बाहरी कोश में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछता है He+ की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं He+ की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, He+ की आयनन ऊर्जा। तो आप देखिए He+ में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन पहले कोश में है, n बराबर 1 में है। इस कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? आप E बराबर -13.6 Z² बटा n² से निकालेंगे, तो n इज इक्वल्स टू 1। गौर से देखिएगा, n इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू, हीलियम के लिए z इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो कितना है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसलिए आयनन ऊर्जा हो जाएगी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस दोनों मिला देंगे तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयनन ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर पूछ देगा कि आयनन विभव कितना होगा, तो आप 54.4 वोल्ट कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 आपने क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भी पता करते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, जब भी बोर कक्षा के बारे में बात करेगा, कह रहा है प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या जो भी दिया हो, यहाँ पर 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, एक प्रश्न में इसी को बोला है कि प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या A0 है। एक और प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, कुछ भी दिया हो, आप त्रिज्या के लिए फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल्स टू ε0 n² h² अपॉन पाई m ZE²। अगर ये पूरा नहीं याद है तो आप एक चीज तो याद रखिए, कुछ तो अपने ऊपर कष्ट कीजिए, R इज इक्वल्स टू R0 n² बटा Z। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु है, क्या बोला है? हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1। प्रथम बोर कक्षा, तो प्रथम बोर कक्षा यानी n बराबर 1।
तो यहाँ पर रखेंगे तो R बराबर R नॉट आएगा, और जिसका मान कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये कितना दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है तृतीय बोर कक्षा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए ही, तो Z बराबर 1 N बराबर 3 बोल रहा है। तो यहाँ पर रखें तो R बराबर क्या आएगा, आएगा R नॉट N स्क्वायर बाई Z 3 स्क्वायर बाई 1, तो ये आ जाएगा 9 R नॉट। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू R नॉट की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 4.5 एंगस्ट्रॉम। तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी आएगी 4.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, वहीं पर एक क्वेश्चन में दिया है ए नॉट है, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या ए नॉट है, तो आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा ए नॉट आ जाएगा, और यहाँ आर नॉट की जगह ए नॉट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 ए नॉट है, 9 ए नॉट एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ भी पूछे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको कहीं पूछ देता है कि वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या होता है ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, या फिर आप इसको याद रखिए v इज इक्वल्स टू V नॉट Z अपॉन N। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल्स टू V नॉट Z अपॉन N। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बोल रहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.52 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, यानी कि जो ऊर्जा है वो E बराबर -1.52 एंगस्ट्रॉम बोला गया है। ठीक, और पता क्या करना है, कोणीय संवेग L पता करना है। L बराबर क्या होता है NH अपॉन 2 या फिर क्या होता है mvr। अगर हमको L निकालना है तो इस फॉर्मूले से जरा देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ N चाहिए, H अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, आपको पता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्तेजित अवस्था यानी कि N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3 ऐसे कुछ होगा, N बराबर 4, उत्तेजित अवस्था यानी किसी N में है। ठीक है, किसी N में है जहां पर उसकी ऊर्जा कितनी है -1.52 एंगस्ट्रॉम है। तो मान लीजिए ये nवीं कक्षा में है, तो nवीं कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी, होगी -13.6 Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर बराबर कितना है -1.52 एंगस्ट्रॉम nवीं कक्षा के लिए। हाइड्रोजन परमाणु है तो Z बराबर 1, तो आ जाएगा -13.6 अपॉन N स्क्वायर बराबर -1.52 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए एंगस्ट्रॉम नहीं है, सॉरी 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, हम गलती से एंगस्ट्रॉम निकालते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से N स्क्वायर क्या आएगा -13.6 अपॉन -1.52। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से, फिर इसका रूट लेंगे तो n बराबर क्या आएगा 4 आएगा। वैसे भी हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं कि यहाँ के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है -13.6, यहाँ -3.4, इसकी होती है -1.52, यहाँ से n = 3 आएगा। सॉरी, ये 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये n = 3 आएगा। ठीक है, n = 3 आएगा। आप इसको याद भी आपको रखना होता है, ठीक, ताकि आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए n = ये 3 आ गया। आप यहाँ पर n = 3 ले आकर पुट कर दें एंगुलर मोमेंटम में, तो आ जाएगा 3h अपॉन 2 h की वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू रख दें, आपको कोणीय संवेग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंगदैर्ध्य r के पदों में लिखें। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंगदैर्ध्य आपको r के पदों में लिखना है। बामर श्रेणी है, सबसे पहली श्रेणी कौन सी आती है लाइमन, उसके बाद बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर
फुंड। फुंड की स्पेलिंग PFUND होती है। ठीक, तो बामर ये है। इसके लिए Ni इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसके लिए Ni इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 इस तरह होता है। तो इसके लिए आपको अगर वेवलेंथ लिखना है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन Ni स्क्वायर। बामर श्रेणी के लिए Ni बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस कौन सी रेखा, द्वितीय रेखा। तो बामर श्रेणी में पहली रेखा कहाँ आएगी, 3 से 2, दूसरी रेखा 4 से 2, तीसरी रेखा 5 से 2। हमको कौन सी चाहिए, दूसरी रेखा, यानी 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 आर इंटू 16 माइनस 4 अपॉन 16 इंटू 4। यह आ जाएगा आर इंटू 12 अपॉन 16 इंटू 4 3, यानी कि 3r अपॉन 16, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 16 अपॉन 3r एंगस्ट्रॉम, ये जो भी आएगा मीटर आएगा। ठीक, तो ये चीज आप इस तरीके से r के पदों में निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए एक अंतिम जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड 5 श्रेणियां होती हैं। लाइमन होती है, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, इसमें से लाइमन किस में पाई जाती है, पराबैंगनी यूवी। बामर किस में पाई जाती है, विजिबल दृश्य तरंग में आ जाती है। और ये तीनों इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों में आती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी आपकी पराबैंगनी भाग में आती है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि ब्रैकेट श्रेणी किस स्पेक्ट्रम में आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट श्रेणी किस में है, अवरक्त तरंगों के स्पेक्ट्रम में आती है। इस तरीके से हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और भी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे। आपको जहां कहीं भी डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।